नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी पर। आज हम बात करेंगे वर्ण विचार के भाग 2 यानी व्यंजन के बारे में। आज हम जानेंगे व्यंजन वर्ग, व्यंजन माला, व्यंजन के भेद, कुल वर्णों की संख्या, संयुक्त व्यंजन और इसमें अन्य जितने भी संयोग बनते हैं, हल चिन्ह, इन सब में आपके जितने भी डाउट्स बनते हैं उन सबको आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी पूरी, जिससे कि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए। सरस्वती नमस्तुभ्यं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्यंजन की कि व्यंजन होता क्या है। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं। वे ध्वनियां हैं जो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोली जाती हैं। व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता चाहिए होती है। व्यंजन को स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना व्यंजन। अब व्यंजन के भाग देख लेते हैं। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इसके जो मेन भाग होते हैं वो यही होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इन दोनों को मैंने समझाने के लिए रख दिया है कि कहीं कहीं आपको इस तरीके से पांचों को साथ में रख के पढ़ाया जा सकता है, या आपने कभी पढ़ा हो पहले तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आगत जो है वो इसका मुख्य भाग नहीं है। ये आगत जो वर्ण होते हैं वो किसी दूसरी भाषा से हमारी हिंदी में आए हुए वर्ण होते हैं, जिनको सही प्रोनाउंस करने के लिए इनके नीचे इस तरीके से बिंदी लगा दी जाती है। और इसमें ये दो व्यंजन हो गए और एक स्वर भी जो है उसको हमारा वो आगत में ही रखेंगे। और जो मैंने पढ़ाया था आ और ओ के बीच की ध्वनि। तो ये भी हमारा जो वर्ण है वो अंग्रेजी के शब्दों को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी हम आगत में ही रखेंगे। संयुक्त तो हमारे ये अलग से हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि कुल के अलावा इनको अतिरिक्त में पढ़ा जाता है, तो ये संयुक्त हैं। इनको मैं अभी आगे और डिटेल में आपको समझाऊंगी कि इनको अलग से क्यों रखा गया है। ठीक है, तो बात करते हैं हम जो है व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ग हमारे ये हैं, इनको हम बोलेंगे व्यंजन वर्ग। क, च, ट, त, प। कचट, तप, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। और अगर हम क से लेकर माँ तक पूरा बात करें तो ये हो गई हमारी व्यंजन माला। इसमें कुल वर्ण कितने होते हैं? 25। इन दो को अलग से रखा जाता है, ड और ड, ये अतिरिक्त में रहेंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो वो है 25। आप इस दो को इसमें प्लस नहीं करेंगे, इसको आप 25 ही बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं आपके 4। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, श, 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 ह। ठीक, और इन चारों को तो अलग ही रखा जाता है और इनको ये हमारी वर्णमाला के मूल वर्ण नहीं है, इसलिए इनकी गिनती नहीं होगी। लेकिन कहीं कहीं किस तरीके से गिनती करके इसकी जो है दिखा दी जाती है कि यहाँ से 27 जोड़ेंगे, फिर यहाँ से 4, 4, 2 और 4, ये 14 जोड़ दिया, और यहाँ से ये 27 जोड़ दिया, 41 कर दिया, और 11 स्वर और 52 करके दिखा दिया कि ये आपके 52 वर्णमाला के वर्ण हो गए। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और ना एग्जाम में आप सोच के टिक कर देंगे कि सही है और बाद में वो गलत ही जाएगा आपका आंसर। इसका सही तरीका क्या है? हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्वर हमारे होते हैं 11, उसमें से अंग और अह को अलग कर दिया जाता है, वो हमारे अयोगवाह होते हैं। व्यंजन, व्यंजन हमारे 33 हैं। 33 कैसे हैं? उसमें हमने 25 को लिया, ठीक, उसके बाद 4 को लिया, 4 को लिया, 25 और 8 हमारा 33 हो गया। ठीक, तो 25 और 8 यहाँ 33 हो गया। अयोगवाह, अयोगवाह हमारे अंग और आह, इन दोनों को रख दिया। उसके बाद में हमारे ये जो अतिरिक्त थे उनको जोड़ दिया, तो ये हो गया 48। इस तरीके से ये सारे वर्ण 48 हो गए जुड़ के। अब आपने एनसीईआरटी में देखा होगा कि उसमें कुल वर्णों की संख्या 44 दी हुई है, तो उसमें ये अयोगवाह और अतिरिक्त को नहीं रखा जाता है, इसलिए वो 44 जो है दिया होता है उसमें वर्णों की संख्या को। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कई कई जगह पे आपको 46 मिलेगा, कई कई जगह आपको 48 मिलेगा, जैसे कि मैं बता रही हूँ। और आपको 52 बताया जाता है। 52 कैसे हो जाएगा? जब हम इस 48 में इन चारों वर्णों को और जोड़ देंगे तो 42 होगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी में कुल वर्णों की
मूलतः कुल वर्णों की कितनी संख्या होती है? तो उसका उत्तर होगा 46। वो कैसे होगा उसको भी मैं आपको बता देती हूँ, समझ लीजिए कि आपके 11 और 33 हो गए 44, ठीक। और ये जो अयोग वहां है ये भी हमारे मूल वर्ण ही हैं, तो 44 और 2 46, तो ये आपके मूल वर्ण हो गए। ये जो अतिरिक्त है देखिए, ये ध्वनियां आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगी, ठीक। इनको ध्वनियों को और शुद्ध तरीके से उच्चारण करने के लिए या और किसी अन्य तरीके से उच्चारण करने के लिए अतिरिक्त में यहाँ रख दिया गया है, जबकि ये यहाँ उपस्थित हैं, ठीक है। तो इनको मूल वर्ण में नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हम मूल वर्णों की बात करें तो इनको अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ छ को अगर हम अलग करेंगे तो इसमें क और श निकलेगा, जो कि मूल वर्ण यहाँ पर उपस्थित है। आपको यहाँ पर उपस्थित मिल जाएगा ये मूल वर्ण आपके मूल वर्णमाला में, ठीक है। यहाँ त और र ये भी आपको मिल जाएगा, ज और य ये भी आपको मूल वर्णों में मिल जाएगा, श और र ये भी आपको मूल वर्णों में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इनको इसीलिए अलग रखा जाता है क्योंकि ये हमारे मूल वर्णों में उपस्थित हैं, जिनको कि हम पहले जोड़ चुके हैं और उन्हीं से मिलके उन्हीं के संयोजन से ये बने हुए हैं। तो इसलिए इनको हम मूल वर्णों में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये है कंफ्यूजिंग। आप इसको वीडियो को एक बार और देख सकते हैं और इसको अच्छे से आप लिख के और समझेंगे। एक बार इसको आप बुक से भी पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस डाउट को क्लियर करना जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर को भी पता है कि कहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन होती है और कहाँ से क्वेश्चन रखना है। तो इस बात को आप ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो ये जो कंफ्यूजन है आपका 44, 46 और 48 और 52, इसका कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि व्यंजन के मूलतः 3 ही भाग हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इनको अलग रखा जाएगा। संयुक्त का जो अध्ययन है वो तो बिल्कुल ही अलग होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि व्यंजन के कितने भाग होते हैं, तो व्यंजन के 3 ही भाग हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आगे देख लेते हैं। ये जो वर्ग हैं इनका उच्चारण स्थान ज्यादातर जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, ट वर्ग का स्थान कहाँ है, त का। हमारा जो गला होता है इसमें अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और जब ध्वनि निकलती है तो अलग अलग जगहों पे उस ध्वनि का दबाव पड़ता है। तो जो हमारा क वर्ग है, जब हम क वर्ग के वर्णों को बोलते हैं क, ख, ग, घ, य, तो यहाँ जो है हमारे कंठ से निकलती हैं ये ध्वनियां। जो ह और अ, ये ध्वनियां भी कंठ से ही निकलती हैं। च वर्ग की सारी ध्वनियां तालु से निकलती हैं, इसमें आपका श आ जाएगा और य आ जाएगा। ट वर्ग की सारी ध्वनियां मूर्धा से निकलेंगी, श और र इसमें आएंगे। त वर्ग की सारी ध्वनियां दंत से निकलेंगी, इसमें स और ल भी आ जाएगा आपका। प वर्ग की सारी ध्वनियां ओष्ठ से निकलेंगी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसको मैं जो है एक सरल तरीके से याद रखती हूँ, इस तरीके से आप भी याद रख सकते हैं इसको कि काला कौवा चौंस तेरी टमाटर खाए, तेज दौड़ो पकड़ो पाओ। तो ये मैंने अपनी ट्रिक बनाई हुई है। इस तरीके से आप अपनी कोई थोड़ी सी फनी हो सकती है, लेकिन इन चीजों से क्या है कि हमको याद रहता है आसानी से। तो आप या तो इसी को फॉलो कर सकते हैं या फिर अपनी कोई ट्रिक बना सकते हैं। अपनी ट्रिक बनाने से क्या होता है कि वो हमें एक दिमाग में रहती है अच्छे से, उसको हम भूलते नहीं है आसानी से। किसी और की बताई हुई ट्रिक हमने याद कर ली तो हम उसको भूल सकते हैं, लेकिन अपनी बनाई हुई ट्रिक को हम नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी आप YouTube पे, मेरा एक सजेशन है, जैसे आप YouTube पे पढ़ते हैं तो ये ना करें कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैंने पढ़ लिया। आप उसको एक बार बुक से पढ़ने की भी कोशिश करें तो कुछ जो चीजें हैं आपको वहां से भी अच्छे से और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन देख लेते हैं। ये व और फ ये दंतोष्ठ, व और फ ये दांत और ओष्ठ, दांत और ओठ दोनों का
इसमें प्रयोग होता है इन ध्वनियों को बोलने के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ह श य र ल, य र ल तो यहाँ आ जाएगा, य तालु में आ जाएगा, र मूर्धा में आ जाएगा, ल दंत में। लेकिन व और फ, व यहाँ से देखिए ये व अंतस्थ व्यंजन का फ के साथ आ गया और ये दांत और ओष्ठ यानी दंतोष्ठ वर्ग में आ गया। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? दो व्यंजनों के बीच कोई जब स्वर नहीं होता है तो उनको लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। जब दो व्यंजन मिलके एक वर्ण बना देते हैं या एक शब्द बना देते हैं तो वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है। श, इसमें क और श का विभाजन हो जाएगा। जब इसको हम विच्छेदित करेंगे तो त्र में त और र, ज्ञ में ज और इय, श्र में श और र। इसमें जो पहला ये अक्षर है और ये वर्ण है। ये अक्षर आगे वाले में हलंत लगेगा। अक्षर मतलब अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। इसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये क और श में विभाजित हो गया। इसका उदाहरण देखिए क्षण, तो इसमें दोनों की ध्वनि से मिलके ये श बन गया, क्षण। इसमें क की भी आवाज आती है। त्र, त्रेता, त और र दोनों की ध्वनि आएगी। ज्ञानी, दोनों की ज की भी आवाज आएगी, य की भी आवाज आएगी। श और र, श्रम, तो श की भी ध्वनि आएगी और र की भी ध्वनि आएगी। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि आपको श दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक में क पे हलंत लगा होगा, श पे नहीं लगा होगा। एक ऑप्शन में इस पे भी हलंत लगा देंगे, इस पे भी हलंत लगा देंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें क पे हलंत नहीं होगा, श पे हलंत होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहला अक्षर है हलंत उस पर लगेगा, दूसरे वाले पर नहीं लगेगा। ठीक है। तो उसमें आप सही आंसर टिक कर पाएंगे इस तरीके से। अब संयुक्त व्यंजन के कितने संयोग बन सकते हैं? ये जो है यदि आप 2 व्यंजनों को मिला दें तो 2 व्यंजनों का भी संयोजन बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यंजनों का संयोजन बन सकता है। यहाँ देखिए क्य, त्य, यहाँ आपको इन दोनों के बीच में किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य, इसको देखिए तो यहाँ स, थ और य, ये 3 व्यंजनों का संयोजन यहाँ हो रहा है। यहाँ आपको किसी स्वर की आवश्यकता नहीं बन रही है। ज्योत्सना, इसके ऊपर प्रश्न बनता है ज्योत्सना की इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? इसको इसलिए और ध्यान रखिएगा, इसको लिखने में कई बार गलती हो जाती है। ज्योत्सना, यह त, स और न, इन 3 वर्णों के बीच में, इन 3 व्यंजनों के बीच में किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो इस तरीके से 2 और 3 व्यंजनों का भी संयोजन बन सकता है। बात कर लेते हैं हलचिन की। हलचिन क्या होता है? हलचिन इस तरीके से देखिए, जो एक तिरछी रेखा लगी हुई होती है, प्रत्येक व्यंजन के नीचे छोटी तिरछी रेखा, इसे लगते ही उच्चारण आधा हो जाता है। यदि आप इस तिरछी रेखा को किसी भी व्यंजन के नीचे लगा देंगे तो उसका उच्चारण आधा हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ देखिए, इसको हलंत बोलते हैं, मुक्का। अगर हम इसको हलंत लगा के ऐसे लिख दें, यहाँ हमने आधा का बनाया है, और यदि हम इसको इस तरीके से लिख दें तो ये भी सही होगा क्योंकि यहाँ हमने हलंत लगा के इसके उच्चारण को आधा कर दिया है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे हलंत के बारे में। जब हम हलंत लगा देते हैं तो जो हमारा व्यंजन है वो स्वर रहित हो जाता है। अभी देखिए स्वर युक्त, अगर हम ये च है, इसका उदाहरण ले लीजिए, तो स्वर युक्त यदि हम इसको लिखेंगे तो ये ऐसे, अभी इसमें च और अ, अभी ये इस तरीके से बना हुआ है, इसमें स्वर है, स्वर इसमें विद्यमान है। और यदि हम इसको स्वर रहित करना चाहेंगे तो इस तरीके से हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया, ये स्वर रहित हो गया। तो इस तरीके से जो है इनको अक्षर और वर्ण में भी अंतर कर दिया जाता है कि च तो अक्षर, ये तो च तो आपका वर्ण हुआ और च आपका अक्षर हुआ। अक्षर का मतलब होता है कि जो आगे विभाजित ना हो सके, जिसका क्षरण ना हो सके। तो च है तो इसको तो हम इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं ना, लेकिन जब हमने इसको हलंत लगा के इसका उच्चारण आधा कर दिया, इसको स्वर विहीन कर दिया, तो इसका तो अब क्षरण हो ही नहीं सकता। तो ये अक्षर हो गया और ये वर्ण हो गया। उम्मीद करती हूँ कि व्यंजन से लेकर और वर्णों की संख्या से लेकर आपकी सारी समस्याएं और सारे संदेह खत्म हो गए होंगे। मैंने पूरा प्रयास किया है कि यहाँ मैं आपके सारे संदेहों को खत्म कर सकूं।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे और वीडियोस लेके आती रहूंगी जिससे कि आपके जो भी छोटे छोटे डाउट्स हों वो क्लियर हो सके। वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चंस किए थे कि हिंदी की कुल उपभाषाएं कितनी है। तो हिंदी की कुल उपभाषाएं हैं 5। और एक और क्वेश्चन पूछा था, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो शब्द हैं वो किस भाषा से आए हैं। तो इसका उत्तर होगा फारसी, ये फारसी भाषा से आए हैं। ठीक है। और इसमें जो है आपके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। प्रयत्न वाला जो भाग है व्यंजन का वो रह गया है, उसमें घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और द्वित व्यंजन ये सब जो है उसमें आएगा, बलाघात, वर्ण विच्छेद। तो आगे मैं वो भी कवर करूंगी क्योंकि इसमें नहीं हो सकता है, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा बड़ा है और इसको मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल से क्लियर कर दूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट्स रहते हैं। तो इसके लिए मैं एक और पार्ट बनाऊंगी, इसका तीसरा, उसमें इसका व्यंजन का जो प्रयत्न वाला भाग है उसको मैं अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो उसको आप जरूर देखिएगा। आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।